था एवोगैड्रोस लॉ। आफ्टर गिविंग यू द डिटेल्स, necessary details of mole which are helpful in understanding this law। अब हमने इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लिखा था जिसमें ये कहा था आपसे कि this law gives us the relation between the number of moles of gas and its volume at constant temperature and pressure, और ये लिख चुके थे हम। तो अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं द स्टेटमेंट। So at constant temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to its number of moles। सो अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपके लिए आसान बात क्या बन गई है, वो ये बन गई है भाई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉयल्स लॉ में था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ल्स लॉ में था। अब कोई तीसरी चीज होती तो कोई बात भी थी, वो तो हो ही नहीं सकती, दो ही है ये। तो अब आपको फायदे की बात ये नजर आती है कि जो कुछ आपने चार्ल्स लॉ में किया था विद वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब वही एग्जैक्ट रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स में भी आ रहा है। सो जो तरीका मैथमेटिकल डेरिवेशन का चार्ल्स लॉ में फॉलो किया गया था, सेम वही फॉलो होगा, बस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये वो बात है जिसका हम आपको तासुर देना चाह रहे थे जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे, कि इससे पहले भी आपने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने 9th और 10th की क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन हमने उसे कंसीडर नहीं किया। हमने कहा हम अपना पढ़ा देते हैं। लेकिन अब जब हम भी पढ़ा चुके हैं तो अब ये बात तय हो गई कि हर दफ़ा अगर किसी लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ आ रहा है तो ये सारे काम कर करके दिखाने की और समझाने की ज़रूरत नहीं, जो अब हम एक दफ़ा बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ में कर चुके हैं। ये अंडरस्टूड हो गया कि अब अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या दो क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो हमने उनकी स्टेटमेंट लिखने के बाद मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखनी है, उनकी सिंगल स्टेट फॉर्म कैसी होगी, डबल स्टेट फॉर्म कैसी होगी, उनका ग्राफ कैसा होगा, ये सारी बातें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। दे आर इट्स अंडरस्टूड नाउ। इसका मतलब ये है कि इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस और इन दी कमिंग ईयर, जब आप अगले सालों में जाएंगे और आप कोई ऐसी रिलेशन पढ़ेंगे तो हम इन सारी बातें नहीं बताया करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट लिखकर बात खत्म कर देंगे। ये हमारे लिए अंडरस्टूड होगा कि बच्चों को ये बात पता है और जब हमें ज़रूरत होगी हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। ये है असल मैसेज। तो अभी अभी चूंकि मामला ताज़ा है तो अब एवोगैड्रोस लॉ जिसमें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर आ गया है, हम सिर्फ ये जताने के लिए कि आपको ये श्योर हो जाए कि हाँ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा हमें ये सारा काम करना है या ये सारा काम होता है, बताने की जरूरत ही नहीं। हम एवोगैड्रोस लॉ में भी सारी चीजें दिखा रहे हैं उसी तरह। एक तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में भी, और दूसरा अब आप पक्के हो जाएंगे। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अब अगर कभी भी दोबारा आ गया यही प्रोपोर्शनल तो हमें हर दफ़ा यही करना होता है, ये हर दफ़ा दोबारा दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी, तो ये स्टेटमेंट हो गई। और अब इससे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म निकालेंगे तो बिल्कुल वैसी निकलेगी जैसे चार्ल्स लॉ में थी, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें हमने कहा सबसे पहले लेट V इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो बहुत बहुत अहम बात है जो आप नहीं भूलेंगे वो ये है कि चार्ल्स लॉ और उसमें बॉयल्स लॉ में जब भी वॉल्यूम लिखा गया वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस।
और मैंने उसकी शर्त बताई कि जब हम वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस कहते हैं तो दरअसल हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट मास, उन दोनों लॉज में हमें मास को फिक्स रखना था, अमाउंट को फिक्स रखना था, इसलिए वहाँ लिखते थे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। यहाँ साथ ही आप अपना रिलेशन बता रहे हैं तो यहाँ आप ये सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंबल है वो होता है स्मॉल एन। तो ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर volume is proportional, directly proportional to number of। वहाँ लिखते थे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी था, अब जहाँ जहाँ कैपिटल टी था वहाँ स्मॉल एन आ गया बस। तो अब हमारी अगली लाइन क्या होगी कि वॉल्यूम के इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर होगा, जैसे चार्ल्स लॉ में था। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कोई सिंबल रख दूं स्मॉल के, जैसे हम हमेशा रखते हैं, तो ये हो गया v अपॉन n इक्वल्स टू k। और ये बनेगी हमारी सिंगल स्टेट फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। तो इक्वेशन 1 is called single state form of Avogadro's law and K is proportionality constant। और फिर हमने जैसे कि कहा था चार्ल्स लॉ में बहुत जोर दे के, जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी थी कि दोनों चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएंगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ों का रेशो यानी दोनों को हमेशा डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इससे हम एवोगैड्रोस लॉ की एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जैसे हमने चार्ल्स लॉ की लिखी थी, और उसके मुताबिक फ्रॉम equation 1 we can restate the Avogadro's law as, उसके लिए हमने कहा at constant temperature and pressure ratio of volume of gas and its number of moles is equal to कांस्टेंट। सो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट ले लें तो वॉल्यूम ऑफ गैस और उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे चार्ल्स लॉ में लिखा था वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होगा। और इसी से हम अब इसकी डबल स्टेट फॉर्म निकालेंगे इस तरह के लेट V1 इज इनिशियल वॉल्यूम
N1 is initial number of moles, then V1 over N1 is equals to K। तो अब ये इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का रेशो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर हो गया। और इसी तरह सिमिलरली V2 है फाइनल वॉल्यूम, N2 है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। और फिर जब आप कह चुके हैं कि जब भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो फिर V2 और N2 को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। और जिसकी बिना पर आप लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग और बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये बनेगी बात कि V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर N2। This is equation 4। जिसको हम कहेंगे डबल स्ट्रेट फॉर्म। और अगर आप देख लें तो ये चार्ल्स लॉ से मिलती जुलती है। वहाँ V1 ओवर T1 था इजिकल्स टू V2 ओवर T2, यहाँ T की जगह N आ जाएगा। सो इक्वेशन 4 represents double state form of Avogadro's law। और इसी से इंस्पायर होकर आप लिख सकते हैं फॉर मल्टीपल स्टेट्स, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V1 ओवर N1, V2 ओवर N2, V3 ओवर N3 एंड Vn ओवर Nn, जितनी दफा चाहे आप लिखें। और फिर इसी तरह हमने एक छोटा सा काम चार्ल्स लॉ में भी किया था, तो यहाँ भी कर देते हैं, कुछ चीज ना छोड़ें। इट कैन ऑल्सो बी गिवन एस, एक ऐसी डायग्राम बनाकर हम शो करते थे कि जब भी दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो किस तरह एक के वेरी करने से उसी प्रोपोर्शन से दूसरी चीज़ वेरी करती है। तो यहाँ हम साइज की मदद से अपनी बात बयान करते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम है, छोटे से बनाए, तो वॉल्यूम भी नन्ना सा है, छोटा सा भी बना दिया। अब जिस प्रोपोर्शन से आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मैं जो n लिख रहा हूँ उसका साइज बड़ा करता जा रहा हूँ और उसी हिसाब से वॉल्यूम का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। सो दे आर इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन। फिर इसकी यहाँ तक अगर आप नोटिस करें, बेशक निकाल लें चार्ल्स लॉ में जो मैंने लिखा था, एक एक चीज वैसी लिखी हुई है, सिर्फ n आ गया है अब t की जगह। वाहिद जो बात दोनों में डिफरेंट करती है वो अब ग्राफ की बात है। उसके ग्राफ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस यूँ थी कि हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आइडिया एक्सप्लेन करना था और इसलिए ग्राफ को एक्सटेंड करके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लेकर गए और वो -273 से इंटरसेक्ट कर रहा था। ये सारी यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए ये तो सिंपल दो चीज़ों की डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जिसके मुताबिक जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से शुरू होती है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब। तो ग्राफिकल representation
graph between volume of gas and its number of moles at constant temperature and pressure is a straight line starting from origin। और उधर इस्लाम कहा है, कहते हैं रफ सा हम बनाएंगे ऐसे, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मोल्स, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, और ऐसे। दैट्स इट। कोई ग्राफ पेपर और कोई एहतमाम नहीं, बस सिंबल साइज पे बना दी। ये हो गया एवोगैड्रोस लॉ, इसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम बाकी दोनों लॉ से मिलाएं तो अब हम लिखा करते थे एक्सप्लेनेशन फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यहाँ उसकी जगह पर हम कुछ एवोगैड्रोस लॉ को स्टेट करने की ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स लिखेंगे। वो एक तरह से बात वही बन जाएगी, लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो कुछ अब एवोगैड्रो लॉ की वजह से सिचुएशन बन गई है, हम तो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इसलिए शायद हमें अंदाजा नहीं, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। उससे हम एवोगैड्रो लॉ को एक और तरीके से भी बता सकते हैं, और वो एक और तरीका क्या है आइए ज़रा पहले थोड़ा सा समझाते हैं, फिर वो तो ये ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स जो हम लिखेंगे, ये समझ लीजिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की जगह यहाँ आ गई। तो जब हमसे सवाल पूछा जाए स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ, तो हम ये ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स तक लिखा करेंगे। तो ये हमारी आखिरी चीज़ होगी, लेकिन पहले उसके लिखने से पहले ज़रा उसके बारे में बताना ज़रूरी है ना। तो वो क्या है, देखिए अभी तक जो आपने लॉस पढ़े हैं ना, उन लॉस की समरी ये बन गई कि गैस का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ प्रेशर पे डिपेंड करता है, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चार्ल्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवोगैड्रोस लॉ। बस, और तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, सबसे अहम बात रह गई, क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि गैस कौन है? हमें क्या नो, सारी गैसें as far as volume is concerned should behave similar, एक जैसा बिहेवियर रखेंगे। So no matter your gas is hydrogen, nitrogen, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, whatever, कोई भी गैस हो, उनका वॉल्यूम सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर? प्रेशर पर, टेम्परेचर पर और नंबर ऑफ मोल्स पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 या 3 या 4-5 गैसेस ले लूं, सबका प्रेशर सेम रखूं, सबका टेम्परेचर सेम रखूं, सबका नंबर ऑफ मोल सेम रख दूं, तो फिर वॉल्यूम भी सेम आना चाहिए। अगर तमाम गैसेस का वॉल्यूम इन्हीं 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चौथी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर अगर मैं दुनिया की सारी गैसेस को एक ही जैसा टेम्परेचर, एक ही जैसा प्रेशर देकर उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम कर दूं, तो उनके वॉल्यूम सेम होंगे। तो अंडर दी सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस शुड ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। ये है कॉन्सिक्वेंस बड़ा जबरदस्त जो एवोगैड्रो लॉ से आया, कि अगर आप तमाम गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर एक ही रखें और उसके बाद आपको क्या श्योर करना है कि सबके मोल्स बराबर हो, तो अगर सबके मोल्स बराबर होंगे ऑटोमेटिकली उनका वॉल्यूम बराबर होगा। इसको उल्टा भी कह सकते हैं, सबके वॉल्यूम बराबर कर दें तो मोल खुद ही बराबर हो जाएंगे। ये है असल में रिलेशन। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दें, उसके बाद तमाम गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम कर देंगे तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तमाम गैसेस का वॉल्यूम सेम कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा। ये वो पर्टिकुलर वे है एवोगैड्रोस लॉ को बताने का, जिसे एवोगैड्रो ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखाया। उसने बहुत सारी गैसेस को एक ही जैसे टेम्परेचर प्रेशर पर रखा और सबके नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे लिए, तो देखा सबका वॉल्यूम सेम आ रहा है। तभी तो ये बात प्रूव हुई है ना। तो इसलिए अब हम इधर यहाँ पर ये हेडिंग डाल दें, एज ऑल्टरनेट
statements of Avogadro's law. So इसमें पहली है under the similar conditions of temperature and pressure, equal number of moles of all gases occupy same volume. और इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़े से अल्फाज चेंज करके कि अंडर दी सिमिलर conditions of temperature and pressure, equal volume कर दूं अगर, equal volumes of all gases contains same number of moles. तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, सिमिलर कंडीशंस रखें, तो उसके बाद अगर मोल्स इक्वल हो तो वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम इक्वल हो तो मोल सेम होंगे। ये हैं दो और तरीके एवोगैड्रोस लॉ को स्टेट करने के। इससे हम बहुत अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आगे इंशाल्लाह सब चीज़ें अपने टाइम पर आएंगी। तो ये एवोगैड्रोस लॉ की सारी बातें यहाँ खत्म हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। अगर इम्तिहान में सवाल आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ, तो वहाँ जहाँ हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, इंट्रोडक्शन लिखा था 2 लाइनें, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बात हो जाएगी। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जो बात मैंने आपसे कही इस स्टेटमेंट से मुताल्लिक कि एवोगैड्रो ने ये करके दिखाया, तो उस करके दिखाया के नतीजे में एक इम्पॉर्टेंट टर्म बनी है जिसको हम अब डिफाइन करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इम्तिहान में बहुत पूछी जाती है, लेकिन ये अलग से है। ये जब आप एवोगैड्रोस लॉ लिख रहे होंगे तो ये यहाँ ख़त्म हो चुका, ये क्वेश्चन एंड अप हो गया। अब हम एक अलग से डेफिनेशन बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में 1 नंबर की पूछी जाती है और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि दरअसल एवोगैड्रो ने किया ये कि उसने बहुत सारी ये स्टेटमेंट जो लिखी, तो इसको कैसे वेरीफाई किया, उसने बहुत सारी गैसेस ली और उनको रखा किस पर, एसटीपी पर। अब ये एसटीपी क्या चीज़ होती है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप 273 केल्विन भी कहेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 और केल्विन में 273, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। कहीं भी लफ्ज लिखा हुआ आएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आप समझ जाएंगे कि दिस इज 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह कहीं भी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रेशर, तो दिस इज 1 atm और 760 टॉर। टॉर में 760, atm में 1। तो these conditions are called STP। तो अब ये न्यूमेरिकल्स में ये लफ्ज बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगा, तो जहाँ भी STP लिखा हुआ होगा one should understand कि that means standard temperature pressure and the value of temperature, standard temperature is 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। दोनों बराबर है, एक यूनिट चेंज है, एक डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में।
और इसी तरह स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm है, जो कि बराबर होता है 760 टॉर्क के। दोनों में से जो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो हम करेंगे, तो अंदाजा भी हो जाएगा। लेकिन अब ये पता चल गया कि एसटीपी से कहते हैं, तो हमारे एवोगैड्रो ने बहुत सारी गैसेस को एसटीपी पे लिया। कौन कौन सी ऐसी मिसाल में कह देते हैं, इसने लिया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इन सब गैसेस के 1 मोल सिलेंडर्स में ले लिए। इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। इसका मतलब है इन सबको हमने एसटीपी दिया, तो सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम है और सबके नंबर ऑफ मोल सेम है। तो एवोगैड्रो क्या चेक करना चाहता था, तो फिर मेरी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर मैंने इन्हें सेम टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, इनको सेम नंबर ऑफ मोल दे दिए, तो इनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो ही ऑब्जर्व दैट ऑल 3 सैंपल ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम था 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम था, ये तमाम गैसेस के 1 मोल का वॉल्यूम था एट एसटीपी। तो चूंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम था, इसलिए इसका नाम रखा गया मोलर गैस वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ मोलर वॉल्यूम भी कह देते हैं। गैस का अलग उड़ा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन गई, क्योंकि इससे पहले एक टर्म आपके पास है मोलर मास, जिससे आप मोल निकालते थे, वो था मास ऑफ 1 मोल। ये है मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। ये वॉल्यूम गैस का है और एसटीपी पर है। मोलर मास में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, वो सब चीज़ों का होता है और हर कंडीशन में होता है, उसका कोई टेम्परेचर प्रेशर से लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए ये डेफिनेशन लिखते वक्त इन सब बातों का ख्याल रखना होता है। सो हेयर इज द डेफिनेशन। ये सारा ऊपर जो हमने लिखा ये तो समझाने के लिए हो गया। द प्रॉपर डेफिनेशन इज दिस, द मोलर वॉल्यूम, जिसको मैंने कह दिया कि अगर कोई लिख दे पूरा नाम, तो पूरा नाम है मोलर गैस वॉल्यूम। तो मोलर गैस वॉल्यूम कहें या मोलर वॉल्यूम कहें, एक ही बात है। और डेफिनेशन बनी वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP is called molar gas volume और मोलर वॉल्यूम। अब ये देखिए है 2 लाइनों की डेफिनेशन, लेकिन इसमें चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो स्किप हो गई तो पूरी डेफिनेशन गलत हो जाती है। आपको हर हाल में बताना है दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये 3 फीचर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1 1 मोल, गैस का 1 मोल है, किसका, किसी भी गैस का, कहाँ, एसटीपी पर। आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, एसटीपी लिखना भूल जाए 0 नंबर मिलेगा। ये नहीं कहेंगे कि डेफिनेशन आधे नंबर दे दो, नो 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 नो। आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी, गैस लिखना भूल जाए तो इवन देन दिस डेफिनेशन इज टोटली रॉन्ग। आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, 1 मोल लिखना भूल जाए, टोटली रॉन्ग। आपको हर हाल में ये तीनों बातें मेंशन करनी है डेफिनेशन में कि इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसकी वैल्यू भी जरूर बताएंगे। इट्स वैल्यू इज same for all gases and it is 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये पूरी डेफिनेशन हो गई। अब ये जो मैंने शुरू में 3 चीजें बताई, 1 मोल एनी गैस एसटीपी, इसमें से कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, और अगर वैल्यू लिखना भूल गए तो आधा नंबर कटेगा। ठीक है ना, फिर हम आधा नंबर बाकी चीज का जरूर देंगे। अलबत्ता इस डेफिनेशन के साथ अगर आप ये भी बता दें कि व्हाट इज एसटीपी, तो ये अच्छी बात हो जाएगी, ये जरूरी बात नहीं है। ये वैसे हमें पता इसलिए हो कि ये हमसे वैसे भी पूछी जा सकती है, लेकिन ये इस डेफिनेशन के साथ आप बता सकते हैं STP stands for
standard temperature and pressure value of standard temperature is 0 degree centigrade or 273 Kelvin and standard pressure is 1 atm or 760 torr। तो अब ये एवोगैड्रो लॉ पढ़ा और उस एवोगैड्रो लॉ के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज कर दी, डेफिनेशन कर दी मोलर गैस वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम। आइडियल है कि जब आप डेफिनेशन लिखें तो साथ में एसटीपी को भी डिफाइन कर दें, अदरवाइज जहां तक मैंने पिछले स्क्रीन पर लिखी है वो इनफ है। अलबत्ता एसटीपी की ये बात हमें पता हर हाल में हो, क्योंकि इसका हमने आगे बहुत जगह पे इस्तेमाल करना है। तो अब ये हमारे 3 लॉस खत्म हो गए, दैट इज बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब इन तीनों लॉस को हम मिलाकर इनका कंबाइन एक इक्वेशन निकालते हैं जिसका नाम है जनरल गैस इक्वेशन। ये काम अब इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा से शुरू करेंगे। ये सारी स्लाइड्स मैं अभी आपसे शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पर हम अपना आज क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।